नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एचसीएस एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर। दोस्तों, लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है और एक के बाद एक इसके यूनिट्स पर हम लोग डिस्कशन खत्म कर रहे हैं। वर्तमान में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की 7वीं यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं और 7वीं यूनिट पर डिस्कशन का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने जो 2 लेक्चर किए हैं दोस्तों, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी इसके सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, और उसके बाद हम लोगों ने सतत विकास की अवधारणा जो है इस पर चर्चा किया था। और सतत विकास की अवधारणा पर चर्चा करने के साथ साथ हम लोगों ने चर्चा की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्यों पर। इसकी तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा था कि सतत विकास क्या होते हैं, सतत विकास लक्ष्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्यों लाए गए, इसके पहले शताब्दी विकास लक्ष्य क्या होते थे, सतत विकास लक्ष्य 17 कौन कौन से, उसकी भी लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा इसके लिए जो सूचकांक निकाला जाता है उस सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट 2023 की जो है वो भी मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली थी। और उसके बाद जो सेकंड लेक्चर रहा उसमें हम लोगों ने पर्यावरणीय कारक वाले टॉपिक को किया है दोस्तों। और पर्यावरणीय कारक के टॉपिक को हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों ने यहाँ पर्यावरण की परिभाषा को भी समझ लिया था, उसके शाब्दिक अर्थ को भी देखा था। इसके बाद हम लोगों ने पर्यावरण के जो प्रकार हैं हम लोगों ने उस पर भी चर्चा की थी दोस्तों कि पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार के बाद फिर हम लोगों ने पर्यावरणीय कारकों की चर्चा की थी। और पर्यावरणीय कारक जब हम लोगों ने चर्चा किए थे तो हमने इसके अजैविक और जैविक कारकों पर डिटेल में डिस्कशन किया है। बस आज के इस लेक्चर में हम इसके बाद की ही चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं। मतलब ये कि जो पर्यावरणीय कारक हैं ये किन्हीं कारणों से दोस्तों प्रदूषित हो रहे हैं, इनका स्तर निम्न होता जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम पर्यावरण के प्रदूषण के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बल्कि इसके संरक्षण और इसके लिए उठाए गए कदम की क्या व्यवस्था उसको भी देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रदूषण की। जो पर्यावरण के कारक हम लोगों ने देखे, इन कारकों में कई प्रकार से प्रदूषण की समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये क्या है उन पर चर्चा की जाएगी। एक शब्द आपको देखने को मिलता है दोस्तों प्रदूषण, और एक शब्द देखने को मिलता है प्रदूषक। तो प्रदूषक और प्रदूषण क्या है, सबसे पहले तो इसे समझा जाना चाहिए। देखिए, प्रदूषक क्या है, ऐसे अवांछनीय तत्व हैं, ये क्या है, अवांछनीय तत्व है जो पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार है। तो पर्यावरण के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अवांछनीय तत्व जो होते हैं उन्हें हम प्रदूषक के तौर पर जानते हैं। और प्रदूषण का सामान्य अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ की, वस्तु की गुणवत्ता में कमी हो जाना, गुणवत्ता का स्तर कम होना, निम्न होना या घटना, ये प्रदूषण का एक सामान्य अर्थ होता है। किसी भी तथ्य में, किसी भी संदर्भ में आप लीजिए, जब आपसे ये कहा जाए कि संबंधित चीज प्रदूषित हो गई है, इसका मतलब क्या है कि उसकी गुणवत्ता जो है उसके स्तर में कमी आई है या निम्न हुआ है। इसी को यदि हम पर्यावरण से जोड़ दे दोस्तों तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण से सीधा सीधा तात्पर्य है कि अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से इसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए। जब गुणवत्ता में कमी आ जाएगी तो उस स्थिति को हम पर्यावरण का प्रदूषण कहेंगे। बराबर है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसके प्रकार के तौर पर देखें साधारण रूप में, जैसे हमने कहा वायु प्रदूषण, तो वायु में कुछ अवांछनीय तत्व मिल गए हैं जिसके कारण वायु की गुणवत्ता में कमी आई तो वायु प्रदूषण होगा। वैसे ही मृदा प्रदूषण कहा तो मृदा की गुणवत्ता में कमी आई तो मृदा प्रदूषण हो गया। वैसे ही कहा जाएगा जल प्रदूषण, तो जल की गुणवत्ता में कमी हो गई, जल प्रदूषण हो जाएगा। वैसे ही आपसे कह दिया कि भैया ये बताइए कि मृदा जल, इसके अलावा हम लोग बात कर लें पर्यावरणीय दृष्टि से
तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति में अगर प्रदूषण है तो वो क्या है, तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर उसकी गुणवत्ता में उसकी स्थिति में कमी आएगी तो सांस्कृतिक प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि किसी दूसरी संस्कृति के अवांछनीय तत्व जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते वो हमारी संस्कृति में मिल जाएंगे तो हमारे लिए सांस्कृतिक प्रदूषण हो जाएगा। समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, समाज में व्याप्त अंधविश्वास, ये सामाजिक प्रदूषण का कारण है। जब समाज में हत्याएं, चोरी, डकैती ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, ये सामाजिक प्रदूषण का कारण हो सकता है। उसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में ब्लैक मनी का यूज होना, गुंडागर्दी का प्रवेश होना, चुनाव व्यवस्था को गड़बड़ कर देना, ये राजनीतिक व्यवस्था में प्रदूषण होता है। वैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में काले धन की मात्रा बढ़ जाना, किसी भी अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो जाना, ये आर्थिक प्रदूषण के पैमाने हो सकते हैं। तो किसी भी तथ्य के संदर्भ में अगर आप ये देखें कि उसकी गुणवत्ता में कमी हो रही है तो वो कमी होना ही प्रदूषण कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। और वायु की गुणवत्ता में कमी होने का मतलब वायु प्रदूषण, मृदा की गुणवत्ता में कमी होने का मतलब मृदा प्रदूषण, जल की गुणवत्ता में कमी होने का मतलब जल प्रदूषण। ऐसे आप सभी को जोड़कर देख सकते हो। वैसे अगर हम प्रदूषण की बात करते हैं दोस्तों तो जनरली इसके लिए प्रदूषक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषक की बात की जानी चाहिए। और इन प्रदूषकों को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। इन प्रदूषकों को जब हम दो प्रकार से देखेंगे तो एक तो हम देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक और दूसरा हम देखते हैं मानवीय। या तो मानवीय या प्राकृतिक, दो ही प्रकार के प्रदूषक हमें दिखाई पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम यहां पर प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक प्रदूषक क्या है? प्राकृतिक प्रदूषक जो है इसमें हम ले सकते हैं ज्वालामुखी। अब जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वैसे ये ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जो होता है वो ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण होता है प्राकृतिक तौर पर। तो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो इसमें राख, हानिकारक गैसें, तमाम पदार्थ निकलते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। वैसे ही हम देखें कि तेज हवाओं के कारण जंगल की आग होना। अब ये जंगल की आग अगर लगेगी तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रदूषण का एक कारक होगी, क्योंकि जंगल में आग लगने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लकड़ी, पेड़ पौधों का जल जाना और उससे एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो आपके वातावरण को प्रदूषित करेगी। वैसे हम इसमें ले सकते हैं कि बिजली गिरना, बिजली के कारण आग, मान लीजिए अगर बिजली के कारण आग लग गई है तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया है, प्राकृतिक कारण हो गया है जिससे कि प्रदूषण की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। इसी कंडीशन में हम भूकंप जैसी घटनाएं देख लें या फिर हम इसमें मृदा अपरदन की घटनाएं देखें या हम बात करें मृदा अपरदन के अलावा भूस्खलन संबंधी समस्याएं देखें, ये वो गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमको देखने को मिलती हैं और इन सभी गतिविधियों से प्रदूषण होता है। भले वो हम मृदा प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें या वायु प्रदूषण की बात करें, ये सभी के सभी हमारे लिए प्रदूषण का एक कारक है या प्रदूषक के तौर पर काम करते हैं। तो ये प्राकृतिक हम लोगों ने देख लिया है। इसी प्रकार से हम मानवीय की बात करें तो मानवीय जो होते हैं दोस्तों, इन्हें हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। अब यहां पर अगर हम प्राथमिक प्रदूषक की बात करें तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सीधे तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, सीधे तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे तत्वों को हम प्राथमिक प्रदूषक के तौर पर लेते हैं। अब यहां पर देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं CO2 की बात कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर सकते हैं, वैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं। ये किस प्रकार के प्रदूषक हो गए दोस्तों, जो मानवीय वजह से उत्पन्न होते हैं लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर प्राथमिक तौर पर प्रदूषण का कारक होते हैं। वैसे कुछ मानवीय ऐसे प्रदूषक भी हैं जो द्वितीयक श्रेणी में रखे जाते हैं। अब द्वितीयक श्रेणी में कौन से प्रदूषक रखे जाएंगे, तो द्वितीयक श्रेणी में रखे जाएंगे जैसे कि हम लोग मान लें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडलीय आर्द्रता ऑक्सीजन वहां पर जो है इससे इसकी क्रिया हो जाएगी और इसकी क्रिया के बाद ये बनाता है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल।
अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की व्यवस्था आपने देखी तो ये अम्ल वर्षा का कारण होता है, और अम्ल वर्षा जो होगी वो आपकी जल प्रदूषण का भी कारक है, वो आपके मृदा प्रदूषण का भी कारक है, वो आपके वायु प्रदूषण का भी कारक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये सीधे तौर पर आपको ये चीजें प्राथमिक, और ये जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है ये द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। किसके अंतर्गत? मानवीय के अंतर्गत। और मानवीय क्या प्रदूषक है? तो मानव की विभिन्न गतिविधियों के कारण जो प्रदूषक उत्पन्न होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण करते हैं उन्हें मानवीय कहते हैं। अब मानव ने क्या किया है? अपनी आवश्यकता के दृष्टि से विभिन्न चीजों को डेवलप करने का प्रयास किया है। अब इसमें हम लोग मानव के द्वारा कई सारी गतिविधियों को ले सकते हैं। जैसे हम यहां पर बात करें तो औद्योगिक गतिविधि शामिल हो सकती है, और यहां पर दूसरी गतिविधि हम बोल सकते हैं घरेलू। दो चीजों में इसको बांट दीजिए, एक घरेलू और एक औद्योगिक। जब आप औद्योगिक गतिविधियों की बात करेंगे तो वहां से बहुत सारे प्रदूषक होंगे जो पर्यावरण को प्रदूषण करेंगे। यहाँ पर हम औद्योगिक गतिविधियों को पूरा देख लें तो इसमें परिवहन सिस्टम आ सकता है, आपका औद्योगिक जो धुआं निकलना है वो आ सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट जो जल में मिला दिए जाते हैं, मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का वो कारण हो सकता है। और घरेलू प्रदूषकों की बात करें, अपशिष्टों की बात करें तो हमारे घर से निकलने वाला कचरा इसमें आता है, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि होती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें प्रदूषक देखना होगा। प्रदूषक क्या होते हैं? अवांछनीय तत्व होते हैं जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर हम कहेंगे कि गुणवत्ता में कमी हो जाना ही प्रदूषण होता है, और जब पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आएगी तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम अन्य चीजों से जोड़ेंगे तो यहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की अवधारणा समझ में आती है। और जब हम पर्टिकुलर प्रदूषकों की बात करेंगे तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, मानवीय और प्राकृतिक। जब प्राकृतिक कारणों से हो तो यहाँ पर प्राकृतिक प्रदूषक हो जाएंगे, और मानवीय कारणों से हो तो हम उनको दो भागों में बांटते हैं, एक औद्योगिक और एक घरेलू, जिसमें हम लोगों को प्राथमिक और द्वितीयक देखने को मिलते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, और द्वितीयक वो होते हैं जो सीधे तौर पर नहीं, वातावरण में मौजूद तत्वों के साथ क्रिया करने के चलते वो प्रदूषक के तौर पर तैयार हो जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है प्रदूषण के संदर्भ में। क्लियर है? तो ये सभी के सभी चीजें, जैसे कि मोटर वाहन हम लोग व्यवस्था को देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में गाड़ियों से हम लोगों को वायुमंडल में दिखाई पड़ती है। तो ये सीधे तौर पर हम लोगों को प्रत्यक्ष प्रदूषण के तौर पर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब यहां हम लोगों ने ये तो देख लिया है कि प्रदूषण क्या है और प्रदूषक क्या है। इनको समझने के बाद ये समझना पड़ेगा कि इसके कुछ ना कुछ उपाय तो होंगे ही होंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कई सारे उपाय यहां पर किए गए हैं। इसमें हम लोग दो प्रकार से चीजें देखेंगे, एक तो हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे और एक हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए उसमें हम लोग संस्थाओं की भी बात करेंगे, और दूसरे नंबर पर कुछ हम लोग कानूनी व्यवस्था की भी बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब इसको देखेंगे तो यहां पर कुछ सम्मेलन की बात करेंगे, यहां पर कुछ समझौतों की बात करेंगे, और उसी प्रकार से हम लोग यहां संस्थाओं की बात करेंगे, क्योंकि कुछ संस्थाएं जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई गई है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कानून और संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौते और सम्मेलन हुए हैं, साथ ही साथ संस्थाएं स्थापित की गई हैं। एक एक करके उनको यहाँ पर समझते हैं, कहां कहां कब कब कैसे कानून स्थापित किए गए। जैसे हम लोग बात करें कि भारत में पर्यावरणीय अधिनियम एवं नीतियों के तहत, तो हमारे देश में वन नीति एक इंपॉर्टेंट कदम है। वन नीति की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि 1894, 1952, 1988 और 2018 ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम अंग्रेजों के समय की बात करें तो 1894 में अंग्रेजों के समय प्रथम वन नीति लेकर आए थे। ये भारत की पहली वन नीति थी। कब आई थी ये? अंग्रेजों के समय आई थी। और अंग्रेजों के समय कब आई थी?
1894 में। सीधे सीधे आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो भारत की वन नीति 1894 में अंग्रेजों के समय आई थी। इस वन नीति को लाने के पीछे अंग्रेजों का सीधा सीधा मोटिव यही था कि वो भारत के वनों को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं, और उनकी पूरी कोशिश थी कि भारत में आदिवासी समुदाय के जो वनों पर अधिकार होते थे उनको कम कर दिया जाए। क्लियर है। लेकिन 1952 की जब हम बात करें तो यहां हम लोगों को आजादी पहले ही मिल चुकी है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश को गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का देश कहा जा रहा था। बोले यहां पर और कुछ नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने जब पर्यावरणीय स्थिति पर नजर डाली तो जहां डेटा कहता है कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत के लगभग 43% भूभाग पर वन क्षेत्रफल था, तो जब वो देश से गए तो केवल 19% भूभाग पर ही वन बचा था। तो हमारे वन क्षेत्र का आधे से ज्यादा पार्ट अंग्रेज खाकर चले गए थे। न केवल हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया, ना हमारे देश की समाज की व्यवस्था को खराब किया, न केवल हमारी संस्कृति को खराब किया, वरन अंग्रेजों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भी इतना निर्ममता पूर्वक दोहन किया था दोस्तों कि हमें वन क्षेत्रफल के नाम पर कुछ सीमित वन ही छोड़कर वो गए थे। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर भारत सरकार ने 1952 में आजाद भारत की पहली वन नीति लेकर आए थे। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि आजाद भारत की प्रथम वन नीति कब आई, तो आजाद भारत की प्रथम वन नीति जो है वो 1952 में जवाहरलाल नेहरू सरकार लेकर आई थी। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो टारगेट था दोस्तों वो ये था कि 33% भूभाग पर भारत में वन अनिवार्य है अगर हम पारिस्थितिक संतुलन चाहते हैं तो। इस उद्देश्य से इसको लाए गए। इसके तहत प्रयास भी कई किए गए, जिसके अंतर्गत हम देखें 1976 में सामाजिक वानिकी लाना हो, या वन अनुसंधान केंद्र स्थापित करना हो, वन सर्वेक्षण संस्थान स्थापित करना हो, ऐसे कई कदम उठाए। 1982 में वन प्रबंधन संस्थान जैसे व्यवस्थाएं की गई, लेकिन ये नाकाफी सिद्ध हुई और इनको स्थापना करने में बड़ा देर भी हो गया। इसलिए वनों की दृष्टि से हमें जो फायदा होना चाहिए था, पर्यावरण की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। फलतः 1988 में जब राजीव गांधी थे तो इन्होंने 1952 की वन नीति में संशोधन कर दिया, और इस वन नीति को हम 1988 की वन नीति के तौर पर जानते हैं। इसलिए हम आजाद भारत की दूसरी वन नीति भी कह सकते हैं दोस्तों। आज हमारे देश में जो वन नीति लागू है 2024 में भी, वो 1988 की वन नीति लागू है, जो 1952 की वन नीति का संशोधन किया हुआ रूप था। इसमें भी भारत के 33% भूभाग पर वन अनिवार्य किए थे दोस्तों, जिसके तहत लगातार काम किए जा रहे, स्टेप किया गया। तब जाकर आज हम भारत के पूरे वन आवरण की बात करें तो लगभग 24.5% के आसपास वो पहुंच पाया है। लेकिन ये भी मैं कुल वन आवरण की बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ 1988 की वन नीति को हम लोगों ने देखा। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने वन नीति पर थोड़ा सा विचार किया, और इस समय राष्ट्रीय वन नीति 2018 का मसौदा तैयार कर लिया था सरकार ने। हालांकि इस पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। अभी तक हमारा देश में 1988 की वन नीति ही लागू है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया गया। इसके बाद हम देखें तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया 1987 में। देखिए 1987 जो है वो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। अब आर्द्र भूमि का संरक्षण क्यों किया जाना है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण इसलिए किया जाना है क्योंकि आर्द्र भूमि ऐसे स्थान होते हैं जहां पर्याप्त नमी होती है, और ऐसे स्थानों पर न सिर्फ बेहतर तरीके से वनस्पति पनपती है, बल्कि यहाँ पर जीवों के रहने की भी आदर्श स्थिति होती है। तो यहाँ का जो परितंत्र है, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो बहुत संपन्न होता है। ऐसे में ये माना जाता है कि अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ऐसे स्थानों को संरक्षित करना बहुत जरूरी होगा। इसलिए आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम जो है वो 1987 में शुरू किया गया। इसी प्रकार से एक और हम चीज देखते हैं दोस्तों, पेसा कानून। ध्यान रखिएगा कि जनजातियों के वन क्षेत्र पर अधिकारों को बढ़ाने के लिए कानून भारत सरकार लेकर आई थी, और ये कानून 2006 का है दोस्तों। इसको हम पेसा कानून के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हमारे सामने देखने को मिलते हैं, इसमें न्याय की जो गतिविधि थी वो बहुत स्लो थी दोस्तों। अगर किसी भी रूप में हम विभिन्न कानूनों को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे, जल से, वन से, पर्यावरण से जुड़े कोई भी मुद्दे कोर्ट में जाते थे, तो वैसे ही हमारे देश में कोर्ट में इतने सारे मुद्दे देखने को मिलते थे। तो ऐसी कंडीशन में पर्यावरण संबंधी मुद्दे जिन पर आपको त्वरित निर्णय की जरूरत होती है,
ऐसे में वो लेट हो जाते थे और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में हम लोगों को बाधा दिखाई पड़ती थी। तो तात्कालिक भारत सरकार ने, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2010 में बोल सकते हैं हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पास किया और हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पास करके एनजीटी, हरित न्यायाधिकरण क्या प्रावधान हमारे देश में कर दिया था। अब एनजीटी जो है, इस पर हम लोग अभी डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन ये उपायों में ही एक कदम था जो 2010 में एनजीटी के तौर पर हम लोगों को देखने को मिला। इसी प्रकार से अंग्रेजों के समय भारतीय वन अधिनियम आया था। तो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था। 1927 में अंग्रेजों के समय हमारे देश में भारतीय वन अधिनियम भी आया था दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 में था, यह आजादी के पहले का था। और इसी के संदर्भ में भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम जो है वो भी, वन संरक्षण अधिनियम जो है वो भी 1980 में भारत सरकार लेकर आई थी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये प्रमुख कदम, अधिनियम, नीतियां रही। ऐसे ही हम लोगों को एक और अधिनियम देखने को मिलता है 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जब हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में लेकर आए, और जब मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करेंगे तो यही अधिनियम 1974 में लेकर आए थे। इसका उद्देश्य ये था कि भारत में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना, उनके अवैध व्यापार, अवैध शिकार, उनको मारा जाना, उनके अंगों का अवैध तस्करी करना, इन सभी चीजों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। और जो भी व्यक्ति इस सब में लिप्त पाया जाता है उसको कठोर दंड का और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट अधिनियम हमारे देश में हमको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जल प्रदूषण से बचाने के लिए, जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए 1974 में जल प्रदूषण निवारक अधिनियम लेकर आए थे। और इसी के आलोक में 1977 में जल प्रदूषण उपकर अधिनियम जो है वो भी हमें देखने को मिलता है 1977 का। इसी प्रकार से 1981 में वायु प्रदूषण के लिए अधिनियम लेकर आए। वायु प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम जो है वो आपको 1981 में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा और देखिए कि वायु से ही जुड़ा एक आपको देखने को मिलेगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के लिए भी सन 2000 में भारत सरकार अधिनियम लेकर आई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने 1986 में पास किया था। ये डेट याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। और जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था। चूंकि हमारा अगला टॉपिक ही जैव विविधता है तो वहां हम जैव विविधता पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहां आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, बराबर है कि नहीं है। और जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था। इसके अलावा अगर हम आज की तारीख की बात करें 22 मई को दोस्तों जैव विविधता संरक्षण दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इस दिन पूरे विश्व भर में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, जितने भी माध्यम हो सकते हैं, जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है और उन्हें जैव विविधता के मूल्य से अवगत कराया जाता है ताकि जैव विविधता के मूल्य को वो समझें और जैव विविधता के संरक्षण पर बल दें। जैव विविधता के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहेगा और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन बने रहने के साथ ही मानव का अस्तित्व भी बना रहेगा। और मानव के अस्तित्व अगर आप चाहते हैं तो आपको जरूर से जरूर इस पर काम करना होगा। तो 22 मई जैव विविधता दिवस आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी के सभी अधिनियम थे जो भारत में हमें देखने को मिले हैं। अब अधिनियम के बाद हम संस्थाओं की बात करें जो भारत में पर्यावरण के संदर्भ में संरक्षण के लिए भारत में बनाई गई है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बॉटनिकल सर्वेक्षण संस्थान 1890 में कलकत्ता में बनाया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में समृद्ध पौधों की प्रजाति को खोजने के लिए, याद रखिएगा, भारत में समृद्ध पौधों की प्रजातियों को खोजने के लिए खोजने हेतु, है ना, क्या भारत में समृद्ध पौधों की प्रजातियों को खोजने के लिए 1890 में कहां पे, कलकत्ता में क्या स्थापित किया गया था, बॉटनिकल सर्वेक्षण संस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान की बात करें तो कलकत्ता में ही 1916 में जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी जो प्राणियों की जानकारी एकत्रित करने का काम कर रहा है। तो प्राणियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान और वनस्पति के लिए हमने देखा है कौन सा, बॉटनिकल सर्वेक्षण संस्थान, दोनों के दोनों स्थापित किए गए भारत में।
इसके अलावा देखें नीरी, नीरी की जब हम बात करते हैं इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए जो नीरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी स्थापना के संदर्भ में हम देखें 1958 और इसका जो शहर है वो है नागपुर, जहां पर इसका मुख्यालय है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान के तौर पर हम इसे देखते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक संस्थान और है जिसको हम कहते हैं टेरी। कि टेरी जो है इसको हम कहते हैं दी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, दी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के तौर पर टेरी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में है। ऊर्जा और ऊर्जा संसाधनों को पहले से और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम इसको इस नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि ये पहले टाटा और संसाधन संस्थान के नाम से जाना जाता था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है WII, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में देहरादून में स्थापित किया गया इसको। यह संस्थान प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, अकादमी कार्यक्रम के अलावा वन्य जीव अनुसंधान तथा प्रबंधन के बारे में सलाह भी देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो NGT जो है इसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। 18 अक्टूबर सन 2010 को इसको स्थापित किया गया दोस्तों, और ये एक वैधानिक संस्था के तौर पर हम लोगों को दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके लिए 2010 में हरित न्यायाधिकरण अधिनियम भारत की संसद ने पास किया और उस अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि NGT का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। मुख्यालय के अलावा हम लोगों को इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं। कितने? 4 क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कार्यालय जो है वो चेन्नई में है, एक कार्यालय जो है वो कोलकाता में है, और कोलकाता के अलावा एक कार्यालय पुणे में है और एक कार्यालय भोपाल में है। ठीक है, ये चारों क्षेत्रीय कार्यालय है और 6 महीने के भीतर, 6 माह के भीतर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का निपटान करने का काम नीरी करता है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं वो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NGT एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर हम NGT को दोस्तों देखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि NGT के आने के बाद पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटान में अब तीव्रता आ गई है, रुकना नहीं पड़ता। अब हम इसके अलावा अन्य संस्थानों की सूची देख लेते हैं जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है, ऊर्जा संसाधन संस्थान टेरी जो है नई दिल्ली में है, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है, उद्यान अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय वन्यजीव संस्थान आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान पुणे में है, पारिस्थितिकी विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण दोनों कलकत्ता में है, केंद्रीय शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है, उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में बनाया गया भोपाल में है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है और वन अनुसंधान केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो ये सभी संस्थान है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब बचता है दिन दिवस का, तो दिन दिवस से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित। तो यहाँ 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर याद रखना है। रामसर दिवस आप इसे जनरली कहते हैं। रामसर दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को वैश्विक स्तर पर वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को संरक्षण करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, इसीलिए उस सम्मेलन के बाद रामसर साइट्स को चुना जाने लगा और 2 फरवरी को रामसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया एक ऐसी चिड़िया जो आपके आंगन में, घर में चहचहाती रहती थी, लेकिन विगत वर्षों में जो डेवलपमेंट के काम हुए, उन डेवलपमेंट के कामों की वजह से गौरैया चिड़िया आपको देखने को नहीं मिलती, लुप्त प्राय टाइप हो गई है। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए ये 20 मार्च को गौरैया दिवस घोषित किया गया है।
21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस घोषित किया गया है, वानिकी के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए। 22 मार्च, देखिए 2 फरवरी की तारीख हो, 20 मार्च की तारीख हो या 22 मार्च की तारीख हो, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी प्रकार से 22 अप्रैल भी नहीं भूलना है और 22 मई भी नहीं भूलना है, ठीक है। यहां पर 22 मार्च जो होता है ये विश्व जल दिवस होता है, ठीक है। विश्व जल दिवस के तौर पर हम किसको देखते हैं, 22 मार्च को देखते हैं। 22 अप्रैल जो होता है ये विश्व पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 8 मई प्रवासी पक्षी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी का मतलब क्या होता है, ऐसे पक्षी जो किसी और स्थान पर रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं साइबेरिया की। अब साइबेरिया रूस का पूर्वी भाग है जहां पर टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस में होता है, बहुत ज्यादा माइनस में होता है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि इस प्रदेश में जब ग्रीष्म ऋतु आती है या इस प्रदेश में जब शीत ऋतु आती है, इस शीत ऋतु के आने के कारण यहाँ ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते यहाँ के पक्षी उसको सरवाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं उस समय तक के लिए, जब तक कि साइबेरिया में पुनः वैसी अवस्था ना हो जाए जैसे में वो जी सकते हैं। इसलिए यहां से पक्षी प्रवास करके दूसरी जगह पर आ जाते हैं। तो ऐसे प्रवासी पक्षियों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पहली बार मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के अवसर को यादगार बनाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन भूगर्भ जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर, जो उसको लेकर जागरूकता फैलाई जाती है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बाघ जो है वो आपकी जो खाद्य श्रृंखला है उसके सर्वोच्च पायदान पर आता है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथियों की सबसे बड़े धरती के प्राणी के तौर पर हम देखते हैं स्थल मंडल का, तो इस प्राणी का भी जैव विविधता में, इस प्राणी का भी खाद्य श्रृंखला में एक इंपॉर्टेंट योगदान है, इसलिए इसके संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब ये समझिए कि 16 सितंबर जो है ये विश्व ओजोन दिवस के तौर पर क्यों मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। ओजोन दिवस के तौर पर मनाने का सीधा सा कारण यह है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में है, यहां पर एक समझौता हुआ था। यह समझौता इसलिए हुआ था कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती की जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, और इसीलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ओजोन परत की क्षति का कारण होती है, ठीक है। ऐसे ही 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाते हैं। 28 सितंबर हरित उपभोक्ता दिवस के तौर पर, और 1 अक्टूबर जो है ये विश्व वन्यजीव दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यही 3 अक्टूबर की बात करें, विश्व प्राकृतिक आवास दिवस है। 6 अक्टूबर विश्व शाकाहार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है भारत में, और 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के तौर पर आप देखते हैं। वहीं 2 सितंबर राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर या भारतीय स्तर पर सरकारों ने घोषित किए हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम लोग प्रमुख सप्ताह और समारोह की बात करेंगे, महीने की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, कई बार परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि फलाने सप्ताह को किस रूप में सेलिब्रेट किया गया है या किसी महीने को किस तौर पर मनाया जाता है। जैसे हम लोग 2023 के वर्ष की बात कर लें, 2023 का जो वर्ष रहा वो नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न मोटा अनाज वर्ष के तौर पर घोषित किया था। ऐसे पर्यावरण के संदर्भ में भी कुछ माह और कुछ सप्ताह को मनाया गया है। जैसे हम लोग बात करें वन महोत्सव, जुलाई और फरवरी का जो प्रथम सप्ताह होता है, इस समय वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। वन जीव सप्ताह को 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना किसको कहते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है इसमें हम लोग राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना के तौर पर देखते हैं। और पर्यावरण माह के तौर पर 19 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच के समय को देखते हैं। तो ये प्रमुख सप्ताह और प्रमुख महीने हैं जो भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और योगदान देने के लिए घोषित किए गए हैं भारत की तरफ से। इसी प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ वर्ष बनाए गए हैं, जैसे कि जैव विविधता वर्ष 2010 जो रहा है उसको वैश्विक स्तर पर जैव विविधता वर्ष के तौर पर सेलिब्रेट किया गया।
इस पूरे साल में जैव विविधता के महत्व को लेकर अभियान चलाए गए, जागरूकता की रैलियां निकाली गई और सारे प्रचार के कार्यक्रम किए गए। पूरी दुनिया को जैव विविधता के महत्व को दर्शाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 था, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के तौर पर 2011 को सेलिब्रेट किया गया। पादप स्वास्थ्य वर्ष 2020 रहा और सांस्कृतिक विरासत के लिए वर्ष 2001 को मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से जुड़े हुए प्रमुख वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर एक होमवर्क करना है। होमवर्क ये करना है कि यहाँ जो मैं वर्ष बता रहा हूँ, जो महीने बता रहा हूँ, जो सप्ताह बता रहा हूँ, वो पर्यावरण से संबंधित बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक पर्यावरण वाला चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण का चल रहा है। लेकिन ऐसे ही वर्ष अलग अलग समस्याओं के लिए भी होते हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी के लिए अलग सप्ताह मनाया जाता है, खाने के लिए अलग सप्ताह मनाया जाता है, मजदूरों के लिए अलग सप्ताह मनाया जाता है। तो वो भी आप लोगों को सर्च करना है और उसको याद कर लेना है, एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये जो संस्था है ये हर 4 साल में एक रेड डेटा लिस्ट या सूची जारी करती है, जिसमें आपको 9 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। इसमें विभिन्न जीवों को, पादपों को रखा जाता है उनके संकट की स्थिति के आधार पर। अगर किसी पर ज्यादा संकट है उसे संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त में रख देंगे, और अगर संकट नहीं है तो उसे निम्न श्रेणी में रख लेते हैं। तो ऐसी 9 श्रेणियों की रेड डाटा बुक जारी करता है हर 4 वर्ष में। कौन? IUCN, ये ध्यान रखिएगा। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से एक चलता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 16 अक्टूबर 1945 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि कृषि और खाद्य के क्षेत्र में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर जो संकट है उसका समाधान करना। इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं कृषि संबंधी उत्पादों पर रिसर्च करना और अध्ययन करने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें तो नेक्स्ट आता WMO, दी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वैश्विक स्तर पर मौसम विज्ञान संस्थान के तौर पर आप इसे देखते हैं। मौसम संबंधी जानकारी जारी करने का ये काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है। इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, वो 1950 में हुआ है। ऐसे ये 1900 के शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई संस्था, लगभग 1875 के आसपास को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है WWF, द वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर। देखिए IUCN जो है वो संरक्षण के लिए काम करेगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई और ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसे IUCN के सहायक संगठन के तौर पर हम लोग देखते हैं। वहीं आता UNEP। यूनेप जो है दोस्तों, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अंतरराष्ट्रीय मतलब आप बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तौर पर हम इसे देखते हैं। और इसकी स्थापना जो है ये 5 जून 1972 को जो स्टॉकहोम समझौता हुआ था उसके दौरान हुई थी। स्टॉकहोम समझौते पे हम लोग बात करेंगे अभी। इस समझौते के दौरान ही इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण करना हो और उसका मूल्यांकन करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? इसके अलावा हम यहां देख सकते हैं IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में बना। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में काम करता है। ये तकनीकी हस्तांतरण हो या सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने का। इसके अलावा ICA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए नरेंद्र मोदी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की दुनिया को जो सबसे बड़ी योगदान है, देन है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। ये अलायंस बनाने का जो विचार रखा था वो नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। उन्होंने कहा था कि भाई नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम लोगों को बढ़ने की जरूरत है। कार्बन उत्सर्जन में अगर कमी करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा अलायंस बनाया जाए। और जब पेरिस में कोप की बैठक हो रही थी उस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने ये विचार दुनिया के सामने रखा
और इतना प्रभावशाली ये विचार था कि 2015 में ही गुरुग्राम भारत में हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इसकी स्थापना देखने को मिलती है। जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म करने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से यह संस्थान बनाया गया था। दोस्तों क्लियर हो गया? तो ये आपने जो अभी तक देखा, ये सभी के सभी क्या रहे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान रहे जो बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं कुछ सम्मेलनों की जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉकहोम समझौता। ये जो समझौता है ये होता है 5 जून 1972 को। कहां होता है? स्वीडन की राजधानी में। स्वीडन की जो राजधानी है ये स्टॉकहोम है। यहां पर विश्व के सभी महत्वपूर्ण देश इकट्ठा होते हैं और इस सम्मेलन के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं। ये फर्स्ट ऐसा समझौता था जिसको हम पर्यावरण और मानव का समझौता मान सकते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पहली बार पर्यावरण को संरक्षण करने की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर कोई सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, स्टॉकहोम समझौता। और चूंकि ये पहली बार था इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में किस सम्मेलन को मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया जाता है तो स्टॉकहोम को ही कहा जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और ये जो समझौता हुआ इसमें वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए थे। ठीक है, इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि 5 जून को ये पहला समझौता हुआ, इसलिए पर्यावरण दिवस वैश्विक स्तर पर इसी के लिए मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी समय आपने एस्टेब्लिश किया था किसको? यूएनईपी को, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, केन्या में। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। ऐसा ही एक समझौता हमें देखने को मिलता है 22 मार्च 1985 को। ये जो है इसे हम कहते हैं वियना प्रोटोकॉल। ये वियना प्रोटोकॉल जो है ना दोस्तों, ये संबंधित है वियना से, जिसको हम देखते हैं ऑस्ट्रिया जो यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी के तौर पर। यहाँ पर फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश इकट्ठा हुए और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए सम्मेलन में काम किया। जाहिर तौर पर देखिए तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए यहां पर विचार करना था, लेकिन कोई बाध्यकारी या कोई संधि यहां पर स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाई थी। लेकिन ये वियना सम्मेलन दोस्तों जो है वो चर्चा में आ गया था इसके बाद से। तो वियना प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछा जाता है तो 22 मार्च 1985 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ और ओजोन परत को लेकर इसमें चर्चा की गई थी। ये दूसरा था। इसके बाद हम तीसरे लेवल पर अगर देखें तो होता है 16 सितंबर को 1987। ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कनाडा में हुआ था, क्योंकि कनाडा में ही मॉन्ट्रियल आपको देखने को मिलता है। और इस समय दोस्तों जो बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कटौती को लेकर व्यवस्था की गई। और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों में कटौती करना पड़ेगी। ये आपका इसमें मुख्य थीम था। और एक प्रकार से जो विकसित देश रहे उस पर इसकी जिम्मेदारी डाली गई और उनको बोल दिया गया कि भाई आपको बाध्यकारी तौर पर काम करना ही पड़ेगा। तो ये 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ था, इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो चौथे नंबर पर हमको देखने को मिलेगा 1992 द अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहां है? ये ब्राजील में है। ये ब्राजील में है। अब देखिए 1972 को स्टॉकहोम समझौता हुआ, उसको यहां तक पूरे 20 साल हो चुके हैं। तो इस 20 साल के वर्षगांठ के कारण ही रियो डी जेनेरियो में 1992 में ये समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों को दिखाई पड़ती हैं। एक दिखाई पड़ता है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर अभिसमय ये हुआ। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं
जैव विविधता पर अभिसमय। क्लियर। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा UNFCCC, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी यहां हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, UNFCCC जो है ये 1992 में इसके लिए कदम उठा लिया गया, लेकिन ये लागू कब से होता है? ये लागू होता है 1994 से होता है। कब से? 1994 से ये लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी की जो बैठकें हैं वो बैठकें हम लोगों को बाद में देखने को मिली हैं, वो बैठकें हम लोगों को देखने को मिलती है कोप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इनकी बैठक एक तरीके से हम लोगों को प्रतिवर्ष देखने को मिलती है, और प्रतिवर्ष इसकी बैठक अलग अलग जगह पर होती है। और इंपॉर्टेंट तौर पर ये जलवायु परिवर्तन पर डिस्कशन करने का, निर्णय लेने का एक संस्थान है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज शब्द आया है, जलवायु परिवर्तन पर यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पर विचार किया जाता है। तो कोप की हर साल लगातार बैठकें आपको देखने को मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है अपने एचडब्ल्यू वर्क में कि जो कोप की नवीनतम बैठक हुई है, नवीनतम बैठक उसकी लास्ट कौन सी हुई है, और नेक्स्ट जो होगी वो कहां होगी, ये आप क्या करिएगा, ये आप कमेंट कर दीजिएगा, तो आप पता चल जाएगा कि आप लोग कितना लेक्चर को देख रहे हो। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखने को मिला नेक्स्ट किस संदर्भ में? यूएनएफसीसी और कोप की बैठक के अंतर्गत। बराबर हो गया। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट हम लोगों को सम्मेलन पर बात करना है ना, उस सम्मेलन पे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके पहले एक और चीज है एजेंडा 21। अब हमने देखा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, इसमें आपने यूएनएफसीसीसी पर तो बात कर ली, सीबीडी पर भी देख लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर जो व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली वो ये कि इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। मतलब 21 लक्ष्य रखे गए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हो या जैव विविधता संरक्षण को टारगेट किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण को टारगेट कर संरक्षित करने के उद्देश्य से 21 प्रमुख लक्ष्य जो थे वो किस सम्मेलन के दौरान थे? तो वो एजेंडा 21 के अंतर्गत थे, जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत अपनाया गया था। बराबर हो गया। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने सीबीडी की बात की। सीबीडी की जब हम बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी की, तो हम लोगों को यहाँ दो प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। एक हमको देखने को मिलता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और एक हम लोगों को देखने को मिलता है नागोया प्रोटोकॉल। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए दोस्तों। एक नेक्स्ट जो है वो 1997 का है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन हम लोगों को देखने को मिला, जो कहां हुआ था? क्योटो, जापान में। तो यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट सम्मेलन रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर हम लोगों ने देखे हैं। यहां हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण के समस्त टॉपिकों को चर्चा कर लिया है दोस्तों। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। लगातार हमारे इस लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिएगा। अगले लेक्चर में पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री राम।